हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ग्रेड 10 हिस्ट्री बुक से। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज थोड़ी से हम पार्ट 1 में कवर करेंगे और बाकी पार्ट 2 में। पहला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस व्हिच टुक प्लेस बिफोर द 17th century, choosing one example from Asia and one from the America। आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं अलग अलग तरीके के ग्लोबल एक्सचेंज जो कि होते थे 17th सेंचुरी से पहले। एक एग्जाम्पल एशिया से लेना है और एक एग्जाम्पल अमेरिका से। तो आंसर है द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस फ्रॉम एशिया एंड अमेरिका। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं वो क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज के लिए हैं एशिया और अमेरिका से। पहला सिल्क रूट है जो कि एशिया का है। The Silk Route is a good example of cross-cultural trade and connectivity between different parts of the world। सिल्क रूट जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रॉस कल्चरल ट्रेड के, साथ ही साथ एक कनेक्टिविटी जो दुनिया के दूर दूर के इलाके हैं, दूर दूर के कंट्रीज हैं, उनके साथ जुड़ने के लिए। द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोस अलोंग दिस रूट। ये जो नाम है सिल्क रूट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तरह से जो चाइनीज सिल्क कार्गोस थे वेस्ट बाउंड एरियाज के, वो इस रूट से गुजरते थे या उनका इस रूट के अलोंग होना। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। चाहे व्यापार हो या सांस्कृतिक तौर पे जो आदान प्रदान है, ये हमेशा साथ साथ चलता है। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल्ड थ्रू दिस रूट टू एशिया। जो क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर आए वो इसी रूट से एशिया आए, एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। सेम जैसे कि मुस्लिम प्रीचर्स आए कुछ सदियों पहले। फिर है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, फूड फ्रॉम द अमेरिकाज। The food that is the part of our staple diet today, like potatoes, soya, groundnut, maize, tomato, chilies, sweet potatoes, were not known to our ancestors until the accidental discovery of America by the Christopher Columbus। वो जो आज हम बेसिक खाना खाते हैं, हमारा मुख्य डाइट है खाने की, उसमें हमारे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सब शामिल हैं। पर ये सब हमारे पुरखे नहीं जानते थे तब तक जब तक क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है वो अमेरिका को डिस्कवर नहीं किया था। These foods only made it to Europe and the rest of the world after the monumental discovery of new continent। ये जो खाना था ये सिर्फ अमेरिका यूरोप तक सीमित था और बाकी दुनिया को ये तब पता चला जब नए कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी हुई। Explain how the global transfer of disease in the pre-modern world helped in the colonization of America। जो ग्लोबल ट्रांसफर हुआ डिजीज का, बीमारी का प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, उससे अमेरिका को कोलोनाइजेशन करने में कैसे मदद मिली। द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकाज। अब कैसे, क्या रीजन था? द रीजन वाज दैट द नेटिव अमेरिकन्स वर नॉट इम्यून टू द डिजीजेस दैट द यूरोपियन सेटलर्स ब्रॉट विद देम। जो अमेरिका के वहां के लोकल नागरिक थे वो इन डिजीजेस से, इन बीमारियों से अपनी बॉडी को रेजिस्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको इन बीमारियों के बारे में पता नहीं था। जो बीमारियां यूरोपियन लोग वहां पर आके बसे वो अपने साथ लाए। The Europeans were to a certain extent immune to the effects of diseases like smallpox due to centuries of exposure। यूरोपियंस जो है काफी हद तक इम्यून थे इन बीमारियों के असर से, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, क्योंकि उनको जो है काफी सदियों से जो है इस बीमारी के बारे में पता था। But the Native Americans had no such defense against the disease। लेकिन जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स थे उनको अपनी बचाव के लिए इस बीमारी से कोई इलाज नहीं पता था। As they were isolated from diseases native to the old world, क्योंकि वो लोग जो है उन डिजीजेस से बिल्कुल ही अनजान थे, जो पूरी जैसे पहले की दुनिया में रहते थे लोग पुरानी, उसमें कि उनको डिजीज के बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं था। At times settlers deliberately practiced biological warfare on the natives by giving items laced with smallpox germs as gift of friendship। अब समय समय पर ये जो सेटलर्स थे इन्होंने एक तरह से अपनी ये जो बीमारियां हैं ये दोस्ताने अंदाज में उन लोगों को पास कर दी। The gift was far more effective in wiping out the entire tribes and communities without having to resort to firearms। एक कहते हैं ना कि बिना लड़े ही तुमने जंग जीत ली। तो ये जो डिजीज थी इन्होंने पूरी की पूरी जो ट्राइब्स थी, कम्युनिटीज थी, उनको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ना कोई हथियार उठाना पड़ा ना कुछ, और उन्होंने जो है पूरी की पूरी आबादी जो है वो खत्म कर दी। राइट अ नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको नोट्स लिखने हैं ताकि समझा सके कि इसका क्या असर था।
द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू एबॉलिश द कॉर्न लॉस, जो कॉर्न लॉस थी उनको एबॉलिश करने का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिसीजन था उसके बारे में उसका क्या असर रहा वो बताना है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू एबॉलिश द कॉर्न लॉस was due to the pressure from the landed groups who were unhappy with the high price of food and the cheap inflow of agricultural products from Australia and America. ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये जो डिसीजन लेना पड़ा कि कॉर्न लॉ को एबॉलिश करें, उसकी वजह क्या थी? जो लैंडेड ग्रुप्स थे उनका दबाव पड़ रहा था, जो काफी नाखुश थे। एक तो जो खाने की कीमत थी वो बढ़ती जा रही थी, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से सस्ते जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी कंट्री में आ रहे थे। As a result, many English farmers left their profession and migrated to towns and cities. नतीजा क्या हुआ? बहुत सारे जो इंग्लिश फार्मर्स थे उन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया और वो जो है शहर में या जो क्या कहते हैं टाउन्स होते हैं वहां जाकर बस गए। Some went overseas, कुछ जो है आपका दूसरे कंट्रीज में चले गए। This indirectly led to the global agriculture and rapid urbanization, a prerequisite of industrial growth. इसकी वजह से क्या हुआ? इनडायरेक्टली देखा जाए तो ग्लोबल एग्रीकल्चर और तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ा, एक ऐसी चीज जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ से पहले की थी। द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका। रिंडरपेस्ट, अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग, अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s। रिंडरपेस्ट एक बहुत तेजी से जो जानवरों में फैलने वाली बीमारी है, कैटल में खास तौर से, वो अफ्रीका में आई लेट 1880s में। It had a terrifying impact on people's livelihood and the local economy. सबसे ज्यादा खराब असर इसका लोगों की जिंदगी पे पड़ा, जो उनकी जीविका थी उस पे पड़ा, साथ ही साथ जो लोकल इकोनॉमी जो कहते हैं आर्थिक स्थिति थी उस पे पड़ा। It started in East Africa and soon spread to the other parts of the continent. शुरुआत इसकी ईस्ट अफ्रीका से हुई और बहुत तेजी से ये जो है कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों में फैल गई। Within 5 years, it reached the Cape of Good Hope, by which it had killed 90% of the cattle population in that part of Africa. और 5 साल के अंदर ये केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका की सदर्न मोस्ट टिप है, वहां पहुंच गई जहां उसने लगभग 90% कैटल पॉपुलेशन जो है उस अफ्रीका के हिस्से की खत्म कर दी। It spread through infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading Antria in the East Africa. ये फैली कहां से थी? ये एक तरह से इन्फेक्टेड कैटल था जो कि इंपोर्ट किया गया था ब्रिटिश से, ताकि इटालियन सोल्जर्स को जो है फीड किया जा सके, जो कि एरिट्रिया पे जो है ईस्ट अफ्रीका में एक तरह से चढ़ाई कर रहे थे। यूजिंग दिस सिचुएशन टू देयर एडवांटेज, colonizing nations conquered and subdued Africa by monopolizing scarce cattle resources to force Africans into the labor market. अब इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए जो कोलोनाइजिंग नेशंस थे उन्होंने जीत हासिल करी, अफ्रीका को एक तरह से दबाने की कोशिश करी, अपना इस पर जो है मोनोपोली दिखाई, अपनी डोमिनेशन दिखाई, क्योंकि उन्होंने वहां क्या कहा कि अब आपके पास कैटल रिसोर्सेज तो है नहीं ज्यादा, तो मजबूर किया अफ्रीकन्स को कि वो लेबर मार्केट में एंटर कर जाएं। द अफ्रीकन्स वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर अ वेज ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर लाइवलीहुड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रिंडरपेस्ट। और जो अफ्रीकन्स थे उन्हें मजबूर होके जो है वेतन के लिए काम करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो जीविका का साधन था वो खत्म हो गया था रिंडरपेस्ट के इफेक्ट की वजह से। द डेथ ऑफ मेन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। जो वर्किंग एज के लोग थे उनकी सबसे ज्यादा डेथ हुई यूरोप में वर्ल्ड वॉर की वजह से। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। पहला वर्ल्ड वॉर जो है वो पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉर था। It saw the use of machine guns, tanks, aircrafts, chemical weapons, etc. on a massive scale. बहुत भारी मात्रा में जो है मशीन गन्स का, टैंक्स, एयरक्राफ्ट और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था। To fight such a war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front lines on large ships and trains. इस तरह की लड़ाई को लड़ने के लिए लाखों की संख्या में सोल्जर्स जो हैं उनको भर्ती किया जा रहा था पूरी दुनिया से, और उनको आगे भेजा जा रहा था फ्रंट लाइन पे बड़े बड़े शिप्स और ट्रेन की मदद से। The scale of death and destruction was unlike any other conflict in the modern era. जितनी मात्रा में लोगों की जानें गई, तबाही हुई, वो बाकी और किसी भी मतभेद में या झगड़े में ऐसा नहीं हुआ था मॉडर्न एरा के। Most of the killed and moved were men of working age. The deaths and injuries of these men drastically reduced the able-bodied workforce in Europe. ज्यादातर जो लोग भेजे जा रहे थे या मारे जा रहे थे उसमें सारे से सारे आदमी वर्किंग एज के थे। जो डेथ्स हुई या जो लोग घायल हुए वो उसकी वजह से क्या हुआ, जो काम करने वाली एक वर्कफोर्स होती है यूरोप के अंदर उसमें काफी कमी आ गई। Within few members within the family, household incomes declined after the war. अब
क्योंकि फैमिली के अंदर बहुत कम मेंबर्स बचे रह गए, जिसकी वजह से जो एक हाउस होल्ड की इनकम होती है वो भी काफी कम हो गई वॉर के बाद। Thus women stepped into the jobs that were earlier done by the men. मजबूरी में विमेन को जो है उन जॉब्स को करना पड़ा जो पहले आदमी लोग करते थे। It increased the role of women, led to a demand for more equal status in the society. इससे क्या हुआ, विमेन का रोल बढ़ा और उन्हें भी जो है इक्वल स्टेटस की डिमांड करनी शुरू करी सोसाइटी के अंदर। It made the feminist movement even stronger. और जो महिला आंदोलन था वो काफी इसको स्ट्रॉन्ग किया, उसने मजबूत किया। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ इंडियन इकोनॉमी में उसके बारे में बताना है। In the 19th century, colonial India had become an exporter of agricultural goods and importer of manufactures. 19th century में क्या था, जो colonial India थी वो agricultural goods तो export करती थी, लेकिन जो बनी बनाई चीजें हैं manufactured उनको import करती थी। The impact of Great Depression in India was felt especially in the agriculture sector. सबसे ज्यादा Great Depression का असर देखने को मिला agriculture sector में। It was evident that the Indian economy was closely becoming integrated with the global economy. अब ये बात भी साबित होती है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक जुड़ रही थी ग्लोबल इकोनॉमी से। इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी एंड एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चर गुड्स एंड इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इंडिया क्योंकि एक ब्रिटिश कॉलोनी थी इसलिए एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते थे और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंपोर्ट किया जाता था। एज इंटरनेशनल प्राइस क्रैश्ड सो डिड द प्राइस इन इंडिया। अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्रैश हो गए तो उसका असर इंडिया के प्राइस में भी पड़ा। The wheat prices in India fell by 50% between 1928 and 1934. 1928 से 1934 के बीच में जो wheat prices थे वो लगभग 50% गिर गए थे। The decision of MNCs to relocate production to the Asian countries. Decision जो MNCs का था कि वो जो है अपनी जो प्रोडक्शन है उसको relocate करें एशियन कंट्रीज की तरफ। वजह क्या थी? Wages were relatively low in the Asian countries like China. जो एशियन कंट्रीज थी जैसे चाइना वगैरह, यहाँ पर वेजेस बहुत कम थे, वेतन बहुत कम मिलता था। Thus they become lucrative destinations for investment by foreign MNCs competing to dominate world markets. अब ऐसे में बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस बन गई थी फॉरेन MNCs के लिए कि वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको भी जो है कंपटीशन जो है एक तरह से फेस करना पड़ रहा था पूरे वर्ल्ड मार्केट में। और अपनी अगर मोनोपोली बनानी है, अपना डोमिनेंस बनाना है, तो आपको इंडस्ट्री ऐसी जगह लगानी होगी जहां पर आपको कम उसमें अच्छा आउटपुट मिल सके। The relocation of industry to low wage countries stimulated world trade and capital flow. तो ये जो relocation हुआ लो वेजेस से कंट्रीज के अंदर, उससे क्या हुआ, जो वर्ल्ड ट्रेड और कैपिटल फ्लो था उसको एक तरह से एक्सेलरेशन मिला, स्पीड अप हुआ। Impact of MNC's decision to relocate production in Asian countries was as follows. अब इसका असर क्या था? It provided a cheap source of labor for MNCs. जो चीप सोर्स होता है लेबर का, आपको सस्ती लेबर जो है MNCs के लिए आसानी से अवेलेबल हो गई। It stimulated world trade and increased capital flow in Asian countries. वर्ल्ड ट्रेड में स्पीड अप हुआ, कैपिटल फ्लो बढ़ा एशियन कंट्रीज के अंदर। The local population now had a greater choice of goods and services along with the prospects of greater employment opportunities for them. जो लोकल पॉपुलेशन थी अब उसके सामने एक ज्यादा अच्छी चॉइस हो गई थी गुड्स और सर्विसेज को लेकर, साथ ही साथ उनको ये दिख रहा था कि काफी ज्यादा रोजगार के जो मौके हैं वो उनके सामने खुल गए हैं। गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। आपको 2 एग्जांपल बताने हैं हिस्ट्री से ये बताने के लिए कि टेक्नोलॉजी का क्या असर रहा फूड अवेलेबिलिटी पे। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पहला है, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, बेहतर जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं थी वो हो गई। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हेल्प द फूड गेट डिलीवर्ड ऑन टाइम और टू द मार्केट विदाउट एनी हार्म। जब आपके पास बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं होती हैं तो उसकी वजह से खाना जो है वो जल्दी, फूड जो है या फूड प्रोडक्ट्स जो हैं जल्दी मार्केट में टाइम पर डिलीवर हो जाते थे बिना किसी नुकसान के। फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगन्स एंड लार्जर शिप्स हेल्प मूव फूड चीपली एंड क्विक फ्रॉम फार अवे फार्म्स टू फाइनल मार्केट्स। तेज वाली जो ट्रेन्स हैं वो चल गई थी, फास्ट ट्रेन्स थी, हल्के वैगन्स थे या लार्ज शिप्स जो थे, इनकी मदद से फूड को आसानी से और जल्दी सस्ते उसमें कैरी करके फार जो बहुत दूर दूर फार्म्स थे वहां से फाइनल मार्केट के लिए ले जाना आसान हो गया था। दूसरा था रेफ्रिजरेटेड शिप्स। द डेवलपमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटेड शिप्स enabled the transport of perishable goods over long distances. ये जो रेफ्रिजरेटेड शिप्स का डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से ऐसा खाना जो जल्दी खराब हो सकता है उसको आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाया जा सकता था। Animals were slaughtered for food at the starting point.
शुरुआत में एनिमल्स को जो है मार दिया जाता था खाने के लिए। इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वहां पर इनका जो है एक तरह से मारा जाता था, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज फ्रोजन मीट, और फिर इनको जो है फ्रोजन मीट के तौर पे यूरोप में ट्रांसफर किया जाता था। दिस रिड्यूस्ड शिपिंग कॉस्ट एंड लोअर्ड मीट प्राइसेस इन यूरोप। इसकी वजह से जो शिपिंग कॉस्ट थी वो कम हो गई, साथ ही साथ जो मीट के प्राइसेस थे वो भी यूरोप में कम हो गए। The poor in Europe could now add meat to their diet, which was monotonous only with bread and potatoes. अब यूरोप में जो गरीब लोग थे वो लोग अपनी डाइट में मीट भी खा सकते थे, अभी तक वो सिर्फ ब्रेड और पोटैटोज पर ही सरवाइव करते थे। What is meant by the Bretton Woods Agreement? अब Bretton Woods Agreement क्या था? In order to preserve economic stability and full employment in the industrial world, the post-war international economic system was established. पूरे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अवेलेबल करने के लिए एक पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम स्टैब्लिश किया गया। टू एग्जीक्यूट द सेम, द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर, यूएसए। इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस पर अमल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में, न्यू हैम्पशायर, यूएसए के अंदर। The Bretton Woods Conference established the International Monetary Fund to deal with external surpluses and shortage of its member nations. ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी, इसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की स्थापना करी, ताकि जो भी एक्सेस है या जो भी कमी है उसके मेंबर नेशंस के पास एक्सटर्नल तौर पे उससे निपटने के लिए। The International Bank for Reconstruction and Development, popularly known as the World Bank, was set up to financial post-war reconstruction, and they started the financial operations in 1947. जो इंटरनेशनल बैंक था रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए, जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, ये भी स्थापित किया गया, इसकी स्थापना करी गई। फाइनेंशियल पोस्ट वॉर, जो वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन होना था उसको फाइनेंस करने के लिए, और इसके जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस थे उनकी शुरुआत हुई 1947 में। Under the agreement, currencies were pegged to the price of gold, and the US dollar was seen as a reserve currency linked to the price of gold. इस एग्रीमेंट के अंतर्गत करेंसीज जो हैं वो एज पर द प्राइस ऑफ गोल्ड उसके अकॉर्डिंग निर्धारित की गई, और साथ ही साथ जो यूएस डॉलर था उसको एक रिजर्व करेंसी के तौर पे देखा गया, जो कि लिंक थी गोल्ड प्राइस के से। द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वाज गिवन टू द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स। इसमें जो डिसीजन लेने की पावर थी वो दे दी गई वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स को। यूएस वाज गिवन द राइट ऑफ वीटो ओवर की आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस। जो यूएस था उसको राइट ऑफ वीटो दी गई कि जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक से डिसीजंस है उनके ऊपर। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। अब ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पर जो है बेस्ड था। ब्रेटन वुड्स सिस्टम ओपनड एन एरा ऑफ यूनिक ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम्स फॉर द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस एंड जापान। तो ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम खुला, इसने एक ऐसा दौर ओपन कर दिया जिसमें एक बहुत ही खास तौर पे ग्रोथ हुई ट्रेड की या इनकम की, जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस थे उनके लिए और जापान के लिए। इसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करेंगे अब अपने अगले पार्ट।